YouTube channel. So now today we are discussing about how to calculate the moment of resistance in a singly reinforced beam. So don't forget to like our video, and if you are new on my channel then please subscribe my channel. So for more updates you can also visit on our site the Abhiyantriki, whose link is given in the description box. So let's start this topic. So before going to the design steps of the movement of resistance of a singly reinforced beam, first of all we need to know what is singly reinforced concrete beam. So singly reinforced beam is when a steel is provided in a one side, that is to resist only tension. Means to say that we provide steel in a tension zone only. So that is called singly reinforced beam. सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के केस में हम केवल टेंशन जोन में जो है स्टील प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन स्टेप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम. ओके, तो जनरली जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ डेटा जो है वो गिवन होता है. सो दैट डेटा इज साइज ऑफ द बीम. हमें साइज ऑफ द जो बीम होता है वो पता होता है. मींस टू से दैट उसकी विड्थ कितनी है, और उसकी डेप्थ कितनी है. ओके, सो नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ द स्टील जो एएसटी उन्होंने प्रोवाइड किया होता है वो भी हमें गिवन होता है. ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एफसीके. तो M20 के लिए कितना एफसीके की वैल्यू कितनी होती है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Yes. So next, grade of steel is also given, which is FY. अगर हम Fe415 की बात करें तो हमें जो FY की वैल्यू कितनी होती है? Yes, it is 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. So ये हमें डेटा गिवन होता है दिस टाइप के क्वेश्चन में. फर्स्ट स्टेप इज actual depth of the neutral axis. First of all, we need to calculate the actual depth of the neutral axis. So सबसे पहले हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है. उसके लिए भी आपको जो रिलेशन है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपको कोड के पेज नंबर 96 पे इसका जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा. सो हम उसे यूज करते हैं. सो फॉर्मूला है XU. अगर हम कोड के अकॉर्डिंग बात करें, सो कोड के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है. XU/D 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK/BD. ओके, तो अब हम इसे यूज करते हैं. XU/D इज इक्वल टू 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK/BD. सो D इधर भी है, डेप्थ इधर भी है, तो हम उसे कट भी कर सकते हैं. तो हमारे पास XU की वैल्यू कैसे आएगी? XU इज इक्वल टू 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK/B. सो हमें AST भी गिवन है, FY भी गिवन है और FCK भी गिवन है. इससे हम जो न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस. अब हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको कोड के पेज नंबर 70 यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए. सो वो मैं लिख देता हूँ. ये आपको पेज नंबर 70 पे जाना है. तो यहाँ पे लिखा है अगर Fy की वैल्यू 250 होती है तो XU max अपॉन D इज 0.53. ओके, तो अगर ये 415 है देन इट इज 0.48. अगर ये Fe 500 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.46. ओके, सो ये जो टेबल हमें कोड में गिवन है पेज नंबर 70 पे, इससे हम XU max की वैल्यू जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर हमारे पास Fe 415 गिवन है तो Fy की वैल्यू हमारी कितनी हुई? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, सो अगर 415 होती है तो हमारे XU max अपॉन D की वैल्यू कितनी आएगी? 0.48. तो अगर हम इसके लिए XU max कैलकुलेट करें, XU max अपॉन D इज इक्वल टू 0.48. ओके, सो XU max की वैल्यू कितनी है, कैसे आएगी? XU max इज इक्वल टू 0.48 मल्टीप्लाई D. ये इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आपकी मल्टीप्लाई.
ओके, तो अगर आप 0.484 डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो मिल जाएगी, इज इट? सो इन द थर्ड स्टेप वी क्लासिफाई द सेक्शन। सो इसमें हम x क्यूब और x क्यूब मैक्स की जो वैल्यू है उनको कंपेयर करके हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है। ओके, सो अगर हमारी x क्यूब की वैल्यू x क्यूब मैक्स के बराबर आती है तो ये होता है बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। ओके, सो अगर हमारी x क्यूब की वैल्यू लेस देन x क्यूब मैक्स होती है देन इट इज अ under reinforced section, it is under reinforced section. So अगर हमारी x क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन x क्यूब मैक्स आती है so it is over reinforced section, it is over reinforced section, yes. सो इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4 व्हिच इज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि हमारा सेक्शन कौन सा है। सो अगर तो ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो अगर हम ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करें, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जो हमारा स्टील है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा और कंक्रीट है वो हमारा कम क्वांटिटी में होगा। सो इस केस में जो बेंडिंग है वो किसकी वजह से हो रही है? कंक्रीट की वजह से, यस, क्योंकि कंक्रीट कम है। सो कंक्रीट कम होने की वजह से वो ज्यादा बेंडिंग कर देता है। सो जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है अगर हम ओवर रीइंफोर्स्ड केस की बात करें, सो फर्स्ट ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करें सो बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है? कंक्रीट की वजह से, यस। सो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो अगर हम ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करें सो जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस m जो हम कैलकुलेट करते हैं cu into z। तो हमारा cu है कंप्रेशन फोर्स, जो कंप्रेशन फोर्स कितनी लगी है इनटू z। z हमारा है लीवर आर्म डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, यस। सो cu का जो हमारे पास वैल्यू होता है वो होता है 0.36 FCK x3b। ओके, ये जो हमारी कंप्रेशन फोर्स है वो इसके इक्वल होती है इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस। जो लीवर आर्म डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है d - 0.42 x3। ओके, सो इस तरह से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज under reinforced section, under reinforced section। so अगर हम under reinforced section की बात करें so let's say अगर ये under reinforced section है so under reinforced section में क्या होगा? स्टील की क्वांटिटी कम होगी, yes, और कंक्रीट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। so बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है? स्टील की वजह से, क्योंकि स्टील जो है हमने कम प्रोवाइड किया है। so in that case अगर हमने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो mu is equal to tu into z। z is a lever arm distance, so tu। so टिश्यू का वैल्यू जो हमारा होता है it is 0.87 fy ASA। so z हमारा लीवर आर्म डिस्टेंस है, it is the distance between the tensile force and compressive force। so z की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है? d minus 0.42 x3। okay, so the third classification is balanced section। so अगर हम balanced section की बात करें, balanced section, so जो balanced section होता है उसमें स्टील और कंक्रीट जो है वो इक्वल अमाउंट में होता है। so in the case of the balanced section the steel and the concrete which is provided is equal। so at the critical load, जब critical load होता है तो इस केस में बैलेंस सेक्शन के केस में स्टील और कंक्रीट दोनों जो अपनी परमिसिबल वैल्यूज है वो एट द सेम टाइम पे अचीव करते हैं। सो अगर हम बैलेंस सेक्शन के केस में बात करें, बैलेंस सेक्शन में आप इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन यूज कर सकते हो, या तो आप ये यूज कर सकते हो mu = cu × z,
और या आप ये यूज कर सकते हो mu is equal to tu into z. यस, सो इस तरह से हम जो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए. So this is all about this topic. If you want more update, you can also visit on our site, the Abhyantriki. The link given in the description box. So if you really like our video, then please share our video, and if you are new on my channel, then please subscribe my channel. Thank you.